चलिए सर, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं जनाब, हमारे पास हमारे कोर्स का सबसे पहला पार्ट जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स में एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट क्या होती है जनाब? जब आप एक पूरा प्रोसेस चलाते हो ना, 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो सर उस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आप लेते हो रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को सर आप प्रोसेस करते जाते हो, उस पर आप लगाते हो लेबर, ठीक है जी, उस पर आप लगाते हो ओवरहेड्स, ठीक है जी, उसको प्रोसेस करते जाते हो और एक पॉइंट आता है जहां पर ये रॉ मटेरियल, उस पर इतना लेबर और कन्वर्जन कॉस्ट इस तरीके से लग चुका होता है कि वो 3-4 प्रोडक्ट्स में बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को क्या करते हो, लेकर आते हो, क्रूड ऑयल को प्रोसेस करना शुरू करते हो, क्रूड ऑयल से 11 प्रोडक्ट्स निकल आती है, 12 प्रोडक्ट्स निकल आती है, ठीक है जी। उससे कैरोसिन ऑयल भी निकलता है, उससे सर पेट्रोल भी निकलता है, उससे सर डीजल भी निकलता है, उससे वैक्स भी निकलता है, उससे सर वो डामर भी निकलता है, उससे पेट्रोल की कई सारी टाइप्स निकलती हैं, ठीक है जी, कैरोसिन ऑयल निकलता है उससे। तो ये जो पूरा प्रोसेस करने के बाद इतने सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये सब पहले क्या थे, क्रूड ऑयल थे पहले, डन। अच्छा, ये सारे प्रोसेस चलने के बाद जो आउटपुट बनता है सर, जिस पॉइंट पे ये स्प्लिट होते हैं ना प्रोडक्ट्स, इस पॉइंट को हम कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इस पॉइंट तक जितनी पीछे कॉस्ट लगी है ना, हमें नहीं पता ए ने उसका कितना बेनिफिट लिया, बी ने कितना बेनिफिट लिया, सी ने कितना बेनिफिट लिया, ए की कितनी कॉस्ट है, बी की कितनी कॉस्ट है, सी की कितनी कॉस्ट है, दैट वी कैन नॉट टेल। हमें अंदाजे से जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना होगी उन सारी प्रोडक्ट्स में जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे मौजूद है, डन। तो एलोकेशन के सर हमारे कोर्स में 2 मेथड्स हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास है फिजिकल आउटपुट मेथड, जिसमें हम सारी प्रोडक्ट्स को वजन के हिसाब से कॉस्ट एलोकेट करेंगे, और दूसरा मेथड हमारे पास सेल्स वैल्यू मेथड है, जिसमें हम सारी प्रोडक्ट्स को उनके सेल्स वैल्यू जो वो जनरेट करके देंगे, जो रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, उसके हिसाब से हम कॉस्ट एलोकेट करेंगे। सर जब तक ये मुंह के फायर ही चलेंगे, जब तक आप इनको नंबर्स के साथ नहीं देखोगे, ठीक है जी। आए जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं। जनाब, कंपनी ने एक प्रोसेस चलाया जिसमें कंपनी के सर 3 प्रोडक्ट्स बने, और तीनों मेन प्रोडक्ट्स है, कोई इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है जी। प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट ए, बी और सी, ठीक है जी। सर इनका वेट आया मेरे पास सर 40, 50 और 20। 40,000 kg मेरे पास ए बना, 50,000 kg मेरे पास बी बना, और सर मेरे पास कोई 20,000 kg 20,000 kg मेरे पास सी बना, डन। सर फिर मैंने आपको बताया जनाब, इन तीनों की बिल तरतीब, सेल्स प्राइसेस, जो सेल्स प्राइसेस हैं वो हैं 20, 9 रुपए पर केजी और 17.5 रुपए पर केजी, ठीक है जी। इन सारी प्रोडक्ट्स को बनाने पर, इन सारी प्रोडक्ट्स को बनाने पर कंपनी की जो कॉस्ट लगी है, इन सारी प्रोडक्ट्स को बनाने पर कंपनी की जो कॉस्ट लगी है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी जॉइंट कॉस्ट, ऐसा। वो जॉइंट कॉस्ट सर आपको मैं बता रहा हूं जनाब, हमारे पास है कोई 8,80,000 रुपए। आपसे एग्जामिनर कह रहा है इसको एलोकेट करके दो ऑन द बेसिस ऑफ केजीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू। तो हम एलोकेट कर रहे हैं जी, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, एलोकेशन बेस्ड ऑन आउटपुट, ठीक है जी। मुझे बताएं सर, मेरे पास इन तीनों प्रोडक्ट्स के आउटपुट्स क्या क्या हैं, ए, बी और सी प्रोडक्ट्स। सर हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। सर प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास ए, बी और सी। सर मेरे पास इनका वेट, जिसकी बेसिस पे मैंने कॉस्ट एलोकेट करनी है, वो है 40, 50 और 20। 40,000, सर 50,000 और 20,000, डन। मुझे बताएं सर, अगर मैं ये 8,80,000 की कॉस्ट इस रेशो में एलोकेट करूं, उनके वेट के रेशो में, 40, 50 और 20 के रेशो में, तो ऐसे कर सकते हैं हम कि सर इनको टोटल कर दें। ये हो जाएगा जी 1,10,000,
टोटल वेट, अच्छा मेरे पास जो टोटल कॉस्ट है जॉइंट कॉस्ट वो 8,80,000 है, उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ सर 1,10,000 से, तो मुझे ये पता चल जाएगा जी आपने हर 1 kg के अगेंस्ट 8 रुपए की कॉस्ट एलोकेट करनी है। तो जॉइंट कॉस्ट अगर मैं एलोकेट करने जाऊं मेरे बच्चों, तो मेरे पास सर 8 रुपए के हिसाब से 40, 50 और 20,000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी बनेगी? सर मेरे पास ये बनेगी कोई 3,20,000, मेरे पास सर ये कॉस्ट बनेगी कोई 4 लाख, आप सिंपली वेट से मल्टीप्लाई करते जाएं सर, और ये मेरे पास बनेगी कोई 1,60,000। सर ये मेरे पास टोटल बन जाएगी 8,80,000। सर मैंने ये कॉस्ट एलोकेट की है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएंगे सर, मेरे पास जो कॉस्ट पर यूनिट है, सीधी सी बात है, आपने जॉइंट कॉस्ट वेट की बेसिस पे एलोकेट की है, तो हर एक की वेट के हिसाब से कॉस्ट पर केजी 8 रुपए ही बनेगी, ऐसा है। अब देखिए इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं। जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना है, वेट की बेसिस पे एलोकेट करना है, बहुत आसान है। सारी कॉस्ट लो, जॉइंट कॉस्ट लो, केजीज की बेसिस पे एलोकेट कर दो। मसला क्या है इसके अंदर? मसला इसके अंदर है सर कुछ, इसके अंदर कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। देखिए इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम है डिफरेंट स्टेट ऑफ आउटपुट। ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आउटपुट क्या है सर? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आउटपुट्स का मतलब है, मिसाल के तौर पर मैंने एक प्रोसेस चलाया, ठीक है जी, उससे बना ए, उससे बना बी और उससे बना से एक्स, 3 प्रोडक्ट्स बने। सर ए जो है वो मेरे पास से सॉलिड स्टेट में, ये केजीज में मेजर हो रहा है। सर एक्स मेरे पास सर लिक्विड है, ये लीटर्स में मेजर हो रहा है। और बी मेरे पास से मिसाल के तौर पर गैस है, ये सर क्यूबिक मीटर्स में जो है वो मेजर हो रहा है। तो सर मैं फिर इस तरह तो कॉस्ट एलोकेट नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे तो वेट के बेसिस पे अगर कॉस्ट एलोकेट करना है तो वेट तो सबका फिर एक ही उसमें लेना चाहिए, एक ही हिसाब से लेना चाहिए। तो कुछ अगर मेरे पास आउटपुट सॉलिड में है, कुछ लिक्विड में, कुछ गैस फॉर्म में, तो फिर तो मैं नहीं कर पाऊंगा कॉस्ट एलोकेट। तो आउटपुट मेथड की लिमिटेशन ये कि आपके पास जितने क्लासेस ऑफ आउटपुट है वो सारे क्या होने चाहिए? एक ही स्टेट में होने चाहिए। अब देखिए इसी तरह का मसला आता है जब क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जा रहा होता है। क्रूड ऑयल में सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सॉलिड फॉर्म में निकलती है, कुछ लिक्विड फॉर्म में निकलती है, यानी सर अल्टीमेटली उनका फॉर्म सॉलिड होता है, ठीक है। तो वो लीटर्स में मेजर नहीं हो सकती, और सर जो लिक्विड है वो केजीज में मेजर नहीं होती है। तो सर याद रखिएगा आउटपुट मेथड वहां आपने अप्लाई करना है जहां पर सेम स्टेट में हो सारी प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। ये था एक ऐसा ऐसा लिमिटेशन जो आपकी किताब में भी लिखा है। अब एक टेक्निकल बात करने जा रहा हूं मैं। बताएं सर, आपने जब ये तीनों प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की होंगी, आपने जर्नल एंट्री क्या पास की होगी? आपने जर्नल एंट्री पास की होगी जी, सबसे पहले मेरे पास प्रोसेस डेबिट कितने से 8,80,000, प्रोसेस कह लें या इसको जॉइंट कॉस्ट कह लें, एक ही बात है, ठीक है जी। जॉइंट कॉस्ट डेबिट और प्रोसेस डेबिट। और सर हमारे पास से कैश क्रेडिट कितने से 8,80,000, इसमें मटेरियल भी शामिल है, लेबर भी शामिल है, ओवरहेड्स भी शामिल है। अब बताए 8,80,000 से हमने बनाया क्या? सर 8,80,000 से हमने बनाया जनाब इन्वेंट्री ऑफ ए, एक्स और ए बी और सी, मिसाल दे रहा हूँ सर, ए बी और सी। सर यूनिट्स कितने, कॉस्ट कितनी कितनी है? 3,20, 4 लाख और 1,60। 3,20 सर 4 लाख और 1,60,000, और मैंने सर जॉइंट कॉस्ट का अकाउंट क्रिएट कर दिया 8,80,000 से, ठीक है। अब बताएं सर मेरे पास ये 4 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो गई, ये बैलेंस शीट पे जाएगी स्टॉक के नाम सर ये बैलेंस शीट पे जाएगी स्टॉक के नाम पे, ये बैलेंस शीट पे जाएगी स्टॉक के नाम पे, डन। क्या जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करते हुए आपने देखा कि मुझे ए कितना कमा के दे रहा है, बी कितना कमा के दे रहा है, सी कितना कमा के दे रहा है? नहीं, ये मैंने देखा ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको देखें, आप चेक करें कि आपको ए बी और सी कितना कमा के दे रहे हैं, तो मुझे इन सबकी सेल्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? सेल्स वैल्यू। अब सेल्स वैल्यू निकालने के लिए मैं करूंगा ये कि नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा सेलिंग प्राइस से। तो अगर मैं काम करूं, एक छोटा सा कंपैरेटिव टेबल बनाऊं, ठीक, अज्यूम करो इस इन्वेंट्री में से, इस पर्टिकुलर चीज में से कोई चीज भी नहीं बिकी, सारा स्टॉक साल के एंड पे बचा हुआ रह गया। तो मेरे पास सर जो स्टॉक आ रहा होगा ए बी और सी का, ए बी और सी का, सर उसकी उसकी सर उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है सर?
उसकी कॉस्ट है मेरे पास सर, मिसाल के तौर पे 320, 4 लाख और 160, 320, 4 लाख और 160। इनकी सेल्स वैल्यू कितनी है? सेल्स वैल्यू है सर मेरे पास 20 इंटू 40,000 वुड बी सर 20 इंटू 40,000 वुड बी 8 लाख। ठीक है जी सर, मेरे पास 9 इंटू सर 9 इंटू 50,000, 50,000, 9 इंटू 50,000 450,000। और सर मेरे पास फिर अल्टीमेटली सेल्स वैल्यू 17,000 इंटू 17.5 इंटू 20,000 वुड भी 3.5 लाख। अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास तीनों में गौर से सुनिएगा, ये सेल्स वैल्यू भी कह लो, इसको एनआरवी भी कह लो, इसको एनआरवी भी कह लो। ये हो सकता है कि एक प्रोडक्ट की एनआरवी कम आ रही हो, कॉस्ट ज्यादा आ रही हो। क्यों? क्योंकि आपने सर कॉस्ट एलोकेट करते हुए सेल्स वैल्यू को तो कंसिडर ही नहीं किया। तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि एक प्रोडक्ट बीच में ऐसा निकला है सर जिसकी एनआरवी कम हो और उसको आपने कॉस्ट ज्यादा एलोकेट कर दी। क्योंकि आपने अगर सर गधे और घोड़ों को दोनों को वेट के हिसाब से कॉस्ट एलोकेट करनी है तो गधे हमेशा सर डिसएडवांटेज में रहेंगे। क्यों? गधे का वजन ज्यादा है, उसको कॉस्ट ज्यादा एलोकेट हो जाएगी, तो सीधी सी बात है उसकी रेवेन्यू जनरेटिंग पावर इतनी थोड़ी है। तो सर याद रखिए, देखें इसके अंदर करीब करीब जो है ना वो भी एक ऐसा प्रोडक्ट था जो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट बन जाता। अब अगर मिसाल के तौर पर ये 4.5 की जगह जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये 3.5 लाख होता तो क्या करना पड़ता हमें? हमें सिर्फ 50,000 रुपए का इन्वेंट्री का लॉस बुक करना पड़ता है एनआरवी का। इवन हमने अभी प्रोडक्ट को बेचा भी नहीं है। तो याद रखना सर, वेट की बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट करने में इशू यह है कि हम प्रोडक्ट की रेवेन्यू जनरेटिंग पावर को देखते ही नहीं है। जब नहीं देखते हैं तो उसका डिसएडवांटेज ये है कि सर कॉस्ट एलोकेट होती है वजन के हिसाब से। अब बाद में पता चलता है जी आपने सोने को और मिट्टी को जो है ना वो वजन के हिसाब से कॉस्ट एलोकेट कर दी। अब सोने का तो सर एक भाव है, वो तो मतलब अपनी कॉस्ट कवर कर लेगा, लेकिन मिट्टी को जो कॉस्ट एलोकेट की है वो तो सर अपनी कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएगी, तो रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं कर सकती। और वो अगर साल के एंड पे बच गया तो आपको एनआरबी लॉसेस बुक करना पड़ जाएंगे। तो सर इस मेथड की लिमिटेशन क्या है? ये गधे घोड़े सबको एक ही तरह कॉस्ट एलोकेट करता है वजन के हिसाब से। अब जो हल्का प्रोडक्ट होता है जिसकी सेल्स वैल्यू कम होती है उसको ज्यादा कॉस्ट एलोकेट हो जाती है, तो वो साल के एंड पे आके क्या होता है, एक लॉस मेकिंग प्रोडक्ट के तौर पे जाहिर होता है और हमें एनआरवी लॉसेस बुक करनी पड़ती है। तो मुझे बताएं आउटपुट मेथड में दो लिमिटेशंस क्या है? आपने सर कॉस्ट को एलोकेट किया ऑन द बेसिस ऑफ वेट। पहली लिमिटेशन ये आई कि वेट सबके फिर एक ही स्टेट में होने चाहिए, एक ही मेजरिंग यूनिट में होना चाहिए, सब केजीज में हो या सब क्यूबिक मीटर्स में हो या सब लीटर्स में हो। एक केजीज में हो, एक क्यूबिक मीटर में हो, एक लीटर में हो तो फिर कॉस्ट एलोकेट नहीं हो पाएगी। इस मेथड की लिमिटेशन ये है कि आपको सारी की सारी प्रोडक्ट्स को एक ही स्टेट में देखना है, ठीक है जी, तब जाके कॉस्ट एलोकेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ वेट। नंबर 2 सर, रेवेन्यू जनरेटिंग पावर, सेल्स रेवेन्यू जनरेट करने की पावर एक प्रोडक्ट की आपने टोटली इग्नोर कर दी। जब इग्नोर कर दी तो सर आपने कॉस्ट एलोकेट की वजन के हिसाब से। उसमें सर हल्के प्रोडक्ट को भी 8 रुपए पर यूनिट एलोकेट हुए, अच्छे प्रोडक्ट को भी 8 रुपए पर यूनिट एलोकेट हुए। कुछ की सेल्स वैल्यू 17 रुपए थी, उसको भी 8 रुपए की कॉस्ट एलोकेट की। कुछ 20 रुपए वाला प्रोडक्ट था, उसको भी 8 रुपए की कॉस्ट एलोकेट होगी। कुछ बेचारा 9 रुपए का प्रोडक्ट था, उसको भी आपने 8 रुपए की कॉस्ट एलोकेट की। बिल फर्ज 7 रुपए का होता तो ये लॉस मेकिंग प्रोडक्ट बन जाता और आपको लॉस बुक करना पड़ जाता ऐसा। तो सर हमारे पास आउटपुट मेथड की ये लिमिटेशंस हैं। अब बताएं सर, हमारे पास दूसरा मेथड जो हमारे कोर्स का पार्ट है वो कौन सा सर? वो है सर सेल्स वैल्यू मेथड। देखिए सेल्स वैल्यू मेथड क्या कहता है? सेल्स वैल्यू मेथड कहता है जनाब मेरे पास है 3 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऐसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है जी। सर इनकी सेल्स क्वांटिटीज यानी इनकी क्वांटिटीज यानी केजीज, वेट, सर इनकी सेल्स प्राइस और अल्टीमेटली इनकी सेल्स वैल्यू, और फिर सर हमारे पास जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन। ये बताएंगे सर वेट कितना है जी? वेट हमारे पास है सर 40, 50 और 20।
सेलिंग प्राइस है 20, 9 और 17.5। हमारे पास सेल्स वैल्यू आ रही है सर मेरे पास 8 लाख, 4.5 लाख और 3.5 लाख। 8 लाख, 4.5 लाख और सर 3.5 लाख। सर मेरे पास जॉइंट कॉस्ट अब एलोकेट होगी सर इस सेल्स वैल्यू की बेसिस पे। ये सेल्स वैल्यू टोटल बनती है 16 लाख रुपए। अब आपने 16 लाख रुपए की बेसिस पे 8,80,000 की जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करनी है। तो 8,80,000 को मैं 16,000 से डिवाइड करूं या 16 लाख से डिवाइड करूं, मैं कहूं जी इस बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट करनी है, तो सर मेरे पास ये आता है गालिबन कोई 0.55 ऐसा। यानी हर 1 रुपए की सेल्स को 55 पैसे की कॉस्ट एलोकेट कर दो। तो 8 लाख को 55 पैसे के हिसाब से 4,40,000 की कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं सर इसको 0.55 से ऐसा। फिर सर 4.5 लाख को सर ये आता है मेरे पास कोई 2,47,500। और इसी तरह सर मेरे पास 3.5 लाख वाली को कॉस्ट एलोकेट होते हैं 1,92,500। सर जब मैं इन तीनों को एडअप करता हूं तो मेरे पास सर जॉइंट कॉस्ट आती है, जॉइंट कॉस्ट 8,80,000। अब बताएं सर मेरे पास क्या सारी प्रोडक्ट्स को अब मैंने मतलब उसका रेवेन्यू जनरेटिंग पावर देखते हुए कॉस्ट एलोकेट की है? जी सर। जो गधा था जिसकी सेल्स रेवेन्यू सबसे कम था उसको कॉस्ट भी कम एलोकेट हुई। जो घोड़ा था 8 लाख सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर उसको कॉस्ट भी ज्यादा एलोकेट हुई। एक काम करो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मुझे जरा जीपी निकाल के दो दोनों प्रोडक्ट्स है। जीपी सर 4,40 और 3,80, 8 लाख का डिफरेंस कितना जी? 3,60। फिर जी जीपी इधर सर 2,47 और 4.5 लाख का डिफरेंस 2,02,500। सर यहाँ पर 3.5 लाख और 1,92 का डिफरेंस सर 157,500। ये आ गया सर मेरे पास जीपी। अब एक काम करें जरा जीपी रेशियो भी निकाल के दें मुझे, जीपी रेशियो भी निकाल के दें। जीपी रेशियो कैसे निकलेगा सर? जीपी ओवर सेल्स, जीपी ओवर सेल्स निकाल के दें जरा सर। सर मेरे पास 360 डिवाइडेड बाय 8 लाख वुड बी 45%। यस सर, वुड बी 45%, वुड बी 45%। सर ये सबका सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि अब आपने कॉस्ट एलोकेट की है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। तो हर 1 रुपए की रेवेन्यू के अगेंस्ट आपने 55 पैसे की कॉस्ट एलोकेट की और एज अ रिजल्ट आपको 45 पैसे का जीपी बचा। 55 पैसे की आपने कॉस्ट एलोकेट की तो 45 पैसे का आपको जीपी बचा। यानी 1 रुपए की सेल जिस भी प्रोडक्ट की थी आपने उसको 55 पैसे की कॉस्ट एलोकेट कर दी। अब देखा जाए तो सारे प्रोडक्ट्स इक्वली प्रॉफिटेबल हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो लॉस मेकिंग होगा। क्यों? क्योंकि आपने रेवेन्यू जनरेट करने की जो इस्तेताअत है एक प्रोडक्ट की उसके हिसाब से कॉस्ट एलोकेट की। फिर इसमें दूसरा मसला भी है। दूसरा मसला क्या है? कोई केजीज में हो, कोई लीटर्स में हो, कोई क्यूबिक मीटर्स में हो, हमने तो कॉस्ट एलोकेट करने के लिए सेल्स वैल्यू को इस्तेमाल किया ना, वो तो सबकी रुपीज में ही होगी ना, वो तो सबकी रुपीज में होगी। चाहे एक चीज केजीज में मेजर होती है, क्या चाहे एक चीज जो है वो लीटर्स में मेजर होती है, क्यूबिक मीटर्स में मेजर होती है, डजंट मैटर। ठीक है जी, अल्टीमेटली इट विल बी सोल्ड इन कैश एंड सर हमारे पास जो करेंसी जनरेट होगी इट विल बी रुपीज। तो हमारे पास सर ऑल द प्रोडक्ट्स आर डिनोमिनेटेड इन रुपीज, सो वी कैन यूज दिस रुपीज एज द बेसिस ऑफ एलोकेशन। और अब इसमें हमारे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं कि एक प्रोडक्ट सॉलिड है, एक लिक्विड है, डजंट मैटर। ठीक है, ये बात समझ आती है सर। अब बताएं इस मेथड की लिमिटेशंस क्या है? इस मेथड की लिमिटेशंस ये हैं कि आपने मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट को एक प्रोसेस चलाया, उससे बने 2 प्रोडक्ट्स ए और बी। ठीक है जी, ए तो इमीडिएटली सेलेबल है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, लेकिन बी जो है वो सेलेबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? अब सर ए की सेलिंग प्राइस यहां दरियाफ्त हो गई, बी को फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। बी की सेलिंग प्राइस स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नहीं है, तो इसका मतलब है सर सारी प्रोडक्ट्स की स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स वैल्यू होनी चाहिए। अब ऐसे केस में सर जहां पर सारी प्रोडक्ट्स एक ही पॉइंट पे सेलेबल ना हो तो आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट फिर आप सेल्स वैल्यू मेथड यूज नहीं कर सकते। फिर हमें मजबूरन
एक मेथड जो सेल्स वैल्यू का ही एक वेरिएंट है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, वो है एनआरवी मेथड। ठीक है जी। या इसको हम कहते हैं जनाब हाइपोथेटिकल सेल्स वैल्यू मेथड। ठीक है जी। इन दोनों ये मेथड आपने कब यूज करना है? जब कुछ प्रोडक्ट्स आपके स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल हो और कुछ प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? जादुई तरीका यूज करेंगे, हम एनआरवी मेथड यूज करेंगे। आए जरा एनआरवी मेथड पे भी एक इलस्ट्रेशन करें ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि एनआरवी मेथड चलता कैसे। चलिए सर एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। ठीक है जी। अच्छा देखो कलर ले लेते हैं हम, सर ये वाला कलर लेते हैं। इलस्ट्रेशन ये सर, हमारे पास एक कंपनी है जिसके 3 प्रोडक्ट्स हैं। अज्यूम करें सर प्रोडक्ट्स है मेरे पास एक्स, वाई और जेड। ठीक है जी। सर इनकी सेल्स वैल्यू एग्जामिनर ने आपको दी, ये सेल्स वैल्यू है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल नहीं, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जाके सेलेबल बनेगा। सर इनकी सेल्स वैल्यू है 4.5 लाख। सर इसकी सेल्स वैल्यू है कोई 6.5 लाख। और ये हमारा सबसे टाइट प्रोडक्ट आखिरी वाला, इसकी सेल्स वैल्यू है 7 लाख। कंपनी ने टोटल 18 लाख रुपए कमाने इन तीनों प्रोडक्ट से आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। असल में हुआ यह है कि सर एक कंपनी ने प्रोसेस चलाया, उसके नतीजे में बने 3 प्रोडक्ट्स एक्स, वाई और जेड। ठीक है जी। एक्स, वाई और जेड, इन तीनों को हम नहीं बेच सकते जब तक कि हम इनको फर्दर प्रोसेस ना कर लें। ठीक है जी। हम इन तीनों को नहीं बेच सकते जब तक कि हम इनको फर्दर प्रोसेस ना कर लें। फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सर एक्स, वाई और जेड बिक पाएंगे 4.5 लाख, 6.5 लाख और 7 लाख में। लेकिन सर मुझे तो ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करना होती है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, मुझे तो यहां एलोकेट थोड़ी करनी है ज्वाइंट कॉस्ट, ये वाली वैल्यूज लेके थोड़ी एलोकेट करनी है। तो एक काम करते हैं, अज्यूम करते हैं जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाई है कंपलसरी है या ऑप्शनल है? सर लाजमी है, इसके बगैर प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा था। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है कितनी ये भी डाल दो सर सवाल के अंदर। सर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूं सर, सवाल में दिया हुआ सर 1,25,000, 1,60,000 और हमारे पास सर 2 लाख। सर हमारे पास ये तीनों प्रोडक्ट्स की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है जिसके बाद जाके ये रेवेन्यू मिल पाएगा। अब भाई आपसे कहा जा रहा है कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाने का रीजन क्या है? मैं मजबूरी है, नहीं तो नहीं बिक पाएगा प्रोडक्ट। एक काम करें, आप अज्यूम करें कि यहां पर इस प्रोडक्ट की हाइपोथेटिकल सेल्स वैल्यू थी कुछ, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ये सेल्स वैल्यू बढ़ गई। ठीक है जी। कितनी बढ़ गई? छोटी सी एग्जांपल समझते हैं। सर हमें ना एक प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स वैल्यू नहीं पता, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जब ये सेलेबल बनेगा, ठीक है जी, तब हमारे पास सर अज्यूम करते हैं इसकी सेल्स वैल्यू होगी 70 रुपए, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ रही है से 15 रुपए। आप अज्यूम कर लें कि यहां पर इस प्रोडक्ट की हाइपोथेटिकल सेल्स वैल्यू 55 रुपए थी, हमने इस पर 15 रुपए और लगाए और तब जाके 70 रुपए की बिकने लगी। यानी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ने सेल्स वैल्यू में उतना ही इजाफा किया जितनी कि वो खुद है। यानी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ने सेल्स वैल्यू को बढ़ाया उतना ही जितना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। ठीक है जी। ये हम अज्यूम करेंगे कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जब तक नहीं लग रही थी, सर हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था, जब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी तो 70 की बिक गई। हम अज्यूम कर रहे हैं हाइपोथेटिकली कि भाई इस स्टेज पे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे इसकी वैल्यू थी 55 रुपए, हमने अंदाजा लगाया कि जितनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी ना उससे कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ा, जितनी कॉस्ट लगी उतने से सेल्स बढ़ गई। तो मैं कहता हूं जनाब इस मेथड को एनआरवी, सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इन ऑर्डर टू मेक सेल्स पॉसिबल, ये नेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एनआरवी आ जाएगी। एनआरवी या हाइपोथेटिकल सेल्स वैल्यू आपको निकाल के कॉस्ट एलोकेट करनी है। बताओ सर अगर मैं इधर निकालूं एनआरवी तो कितनी निकलेगी सर? 4.5 लाख में से 1,25 हटाऊं तो 3,25, फिर सर 4,90,
फिर मेरे बच्चों मेरे पास 5 लाख। अब मेरे बच्चों मैंने इस बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट करनी है, 13,15,000 रुपए की सेल्स वैल्यू है, नेट एनआरवी है। सर मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरे पास जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो है 789,000। अब बताओ सर 789,000 को एलोकेट करना है 13,15,000 के रेशो में, यानी इस रेशो में 1 2 3। तो ज्वाइंट कॉस्ट मुझे एलोकेट करके दोगे इस रेशो में? हैं, बड़ा आसानी से एलोकेट हो जाएगा। सर कैसे? सर बड़ा आसान है सर, बताएं आपके पास सर टोटल कॉस्ट है कितनी? अगर मुझे 1 मिनट दो तो मैं इसको इस कोने पे ले जाऊं। सर मेरे पास जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो 789,000 है। एक काम कर सकते हैं हम, इसको एलोकेट कर सकते हैं, कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी या हाइपोथेटिकल सेल्स वैल्यू 789,000 डिवाइडेड बाय 13,15,000। सर अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ ना तो ये मेरे पास आता है 0.6। इसका मतलब है जनाब ये है मेरे पास 0.6 ज्वाइंट कॉस्ट पर रुपी ऑफ सेल्स, पर रुपी ऑफ सेल्स। बताएं सर 0.6 से मल्टीप्लाई करते जाएं, ज्वाइंट कॉस्ट निकालते जाएं। सर 0.6 से 3,25,000 को मल्टीप्लाई करोगे ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी 195,000। सर यहाँ ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी 490 को मल्टीप्लाई करूँ तो 294, और सर यहाँ आ जाएगी हमारे पास 3 लाख। सर हमारी ज्वाइंट कॉस्ट मुकम्मल तौर पर एलोकेट हो जाएगी 789,000 की। सर अगर हम सेल्स वैल्यू के रेशो में जाएं यानी एनआरवी के रेशो में जाएं। अब बताएं सर एनआरवी मेथड आपने कब यूज करना है? एनआरवी मेथड आपने जब यूज करना है जब प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल ना हो, ऐसा। अब बताएं सर फिजिकल मेथड कब यूज करना है? जब एग्जामिनर कहे। सेल वैल्यू मेथड कब यूज करना है? जब एग्जामिनर कहे। एनआरवी मेथड कब यूज करना है? जब एग्जामिनर कहे कि सेल वैल्यू मेथड यूज करो और प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल ना हो, तो हम क्या करेंगे? उन प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को पीछे लेकर आएंगे, ठीक है जी। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे और अज्यूम करेंगे कि हमने स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे एनआरवी क्रिएट की और उस एनआरवी की बेसिस पे आपने कॉस्ट एलोकेट करनी है। तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करने के 3 मेथड हमने देखे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल आउटपुट, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू, एंड नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी। और एनआरवी आपने जब यूज करना है जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे प्रोडक्ट सेलेबल ना हो, ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। सर ये कोई सवाल मैंने नहीं कराया है, ये मैंने सिर्फ आपको थ्योरी समझाई है, इलस्ट्रेशन समझाई है। अब हम सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले हम बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे और फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे जनाब। थैंक यू वेरी मच।